हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से कुछ बेहद ही खौफनाक कहानियाँ लेकर आ गया हूँ। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ पुलिस ऑफिसर की एक बेहद ही खौफनाक घटना। और अगर वीडियो देखने के बाद आपको ये स्टोरीज अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर आपके साथ भी कभी कोई पैरानॉर्मल इवेंट हुआ है और आप उसे शेयर करना चाहते हो तो आप अपनी स्टोरीज़ को मेरी इंस्टा आईडी के थ्रू मुझ तक पहुंचा सकते हो। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं आज की अपनी फर्स्ट स्टोरी की तरफ। मेरा नाम मैथ्यू है। मैं कैलिफोर्निया की एक सिटी में पिछले काफ़ी लंबे समय से पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी कर रहा हूँ। पिछले 8 सालों से मैं एक मर्डर स्पेशलिस्ट हूँ। उससे पहले जब मैं जूनियर था तो मैं तरह तरह के केसेस में काम करता था। आपको बताना चाहूँगा कि अभी के टाइम में रिसेंटली जो केसेस मेरे पास आ रहे हैं वो ज़्यादातर डोमेस्टिक वायलेंस के ही होते थे, या फिर कहीं पे छुटमुट लड़ाई हो जाती थी, उसमें कोई मर्डर कर देता था, उस तरह के केस। ज़्यादातर मर्डर केसेस में स्टोरीज लगभग सेम ही होती थी, क्योंकि हर केस में कातिल कोई ना कोई जानने वाला ही निकल जाता था। ऐसा बहुत ही कम होता था कि एकदम कोई अनजान इंसान किसी का खून कर दे। मैं अपने काम की तारीफ नहीं करूँगा, पर हाँ, जितने भी केस अब तक मेरे पास आए हैं मैंने उन सभी को सॉल्व किया है और उन सभी में अपराधियों को पकड़ लिया है। अब मैं आपको वो इवेंट बताने जा रहा हूँ जिसकी वजह से मैं यूँ तो नहीं कहूँगा कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा भयानक और एकदम अजीब तरह का इंसिडेंट है। प्राइवेसी के कारण ही मैं उस जगह का नाम नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे सीनियर्स को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो मैं आपको सीधा उस दिन में लेके जाता हूँ जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ था। उस दिन मैं सुबह सुबह अपने घर से ड्यूटी के लिए निकला ही था कि मुझे एक डिस्पैच कॉल आई। एक ऑफिसर ने मुझे बताया शहर के पास जो लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे एक घाटी है, वहां पर एक लाश मिली है। अब क्योंकि मैं एक मर्डर स्पेशलिस्ट था इसीलिए मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। मैंने कहा ठीक है, मैं वहां पर पहुंचता हूँ। 15 मिनट में मैं उस क्राइम सीन पर पहुंच गया था। मेरी गाड़ी से उतरते के साथ ही मेरा जूनियर मेरे सामने आ गया। मैंने उससे पूछा क्या हुआ है। इस पर उसका जवाब था, सर आपको एक खुद ही देखना पड़ेगा। जहाँ पे उस टाइम पे बॉडी थी वहाँ पर कुछ फोटोग्राफर्स थे जो कि फोरेंसिक टीम के थे, और कुछ फोरेंसिक एक्सपर्ट भी थे जो कि इस बॉडी को वहाँ से ले जाने के लिए आए थे। मैंने कहा ठीक है, मुझे मेरे ग्लव्स दो। ग्लव्स पहन के मैं येलो टेप को क्रॉस करता हुआ उस बॉडी के पास गया, और उसके बाद जो मैंने देखा वो मेरी अब तक की लाइफ का सबसे ज़्यादा भयानक मर्डर था। छोटे से एक मीडियम साइज के आइस क्यूब वाले फ्रिज में एक लाश बिल्कुल ऐसे पड़ी हुई थी जिसको बयां कर पाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उस लाश को बुरी तरीके से क्रश कर दिया गया था। उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, उसका पूरा शरीर एकदम चपटा हो गया था। ऐसा लग रहा था कि उसे लगभग 50 या 100 बार गाड़ी के नीचे कुचला गया होगा, तब जाके उसकी ऐसी हालत हुई होगी। उस लाश को ज़्यादा देर तक देखना मुझे पसंद नहीं आया और मैं दूसरी साइड मुंह करके अपने ऑफिसर से बात करने लगा। तभी मुझे उसने एक आईडी दिखाई जो कि उसी लाश के पास से मिली थी, और उस आईडी को देखते के साथ ही मैं एक शॉक में आ गया। जिस बंदे की डेड बॉडी मेरे सामने थी वो और कोई नहीं, वो एक और पुलिस ऑफिसर था जो कि 11 साल पहले मेरे साथ ही एक केस पे काम करता था। कुछ टाइम पहले वो ड्रग्स के केस में फंस गया था, जिस वजह से उसे पुलिस से निकाल दिया गया और वो अभी एक दूसरी सिटी में रह रहा था। अपने जान पहचान वाले व्यक्ति की इस तरीके की हालत से मैं भी एकदम अंदर तक झन्ना गया था। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उसकी तो कोई फैमिली भी नहीं थी, ना बीवी ना बच्चे। वो अकेला ही पास ही के एक दूसरे शहर में रहा करता था। कभी कभार मेरी उससे बात भी हो जाया करती थी। वापस स्टेशन की तरफ जाते हुए मैं पूरे रास्ते उसी के बारे में सोचता रहा कि किसी ने इतनी बेरहमी से कैसे इसका कत्ल कर दिया है। बाकी का दिन भर मैं इसी तरीके से केस में व्यस्त रहा और शाम को अपने घर आ गया। आपको मैं ये बताना तो भूल ही गया कि मेरा भी डाइवोर्स हो चुका है और मैं भी अपने घर में अकेला ही रहता हूँ। घर आने के बाद मैंने अपने लिए खाना बनाया और उसके बाद खाना खाकर मैं सोफे पे बैठ गया। मैं कितनी कोशिश करूँ कि उस बारे में ना सोचूं, लेकिन मेरे मन में उसकी लाश की इमेज बार बार आ रही थी। वहीं बैठे बैठे मेरी आंख लग गई और थोड़ी देर बाद एक आवाज़ के साथ मेरी नींद खुली। ये आवाज़ थी पानी गिरने की। मैं फौरन उठ के बाथरूम की साइड गया।
वहाँ मैंने देखा कि मेरा जो वाटर हीटर था उसका सिलेंडर, जो कि बाथरूम के बाहर की साइड लगा हुआ था, उसमें से पानी शायद लीक हो रहा था, जो कि अब नीचे गिर रहा था। मैंने फ़ौरन ही जाकर उसे बंद किया और सोचा कि चलो कल इसे ठीक करवा लूँगा। इसके बाद मैं वापस से सोने चला गया। अगले दिन फिर से सुबह सुबह मैं स्टेशन चला गया। अभी मुझे स्टेशन पहुंचे हुए मुश्किल से ही 2 मिनट हुए होंगे कि मेरे एक सीनियर मेरे पास तेजी से आए और उनके चेहरे के भाव कुछ बदले हुए से लग रहे थे। मेरे पास आते के साथ ही उन्होंने मुझसे कहा, एक और पुलिस ऑफिसर का मर्डर हुआ है, मैं चाहता हूँ कि तुम क्राइम सीन पे खुद जाओ। ये सुनते के साथ ही मेरे होश उड़ गए थे और मैं एक बार फिर से सकते में आकर फौरन अपनी गाड़ी निकाल के उस क्राइम सीन पर पहुंच गया। शहर के ही डंपिंग यार्ड के पास में एक बड़े से ट्रक में आग लगी हुई थी और उसी के अंदर थी उस पुराने पुलिस वाले की लाश। और एक और चीज़ जिसने मुझे बहुत ज़्यादा हैरान कर दिया वो ये, इस पुलिस ऑफिसर को भी मैं जानता था। यहाँ तक कि सबसे अजीब बात ये थी कि इसने, मैंने और जो पहले पुलिस ऑफिसर मरा था, हम तीनों ने एक बहुत बड़े केस पर साथ में काम किया था। फायर फाइटर की टीम से मैंने पूछा कि आपको कुछ अंदाज़ा है यहाँ पे क्या हुआ है? तो उन्होंने बस इतना कहा कि उसे पहले ही मार दिया गया था और बाद में उसकी लाश को इस ट्रक में बिठाकर इसमें आग लगा दी गई। ये अब बहुत ज़्यादा अजीब था और धीरे धीरे भयानक भी होता जा रहा था। अब मेरे सिर में काफ़ी ज़ोर से दर्द हो गया था और मैं वापस पुलिस स्टेशन आकर अपने केबिन में बैठा। मैंने कुछ सिर दर्द के लिए गोलियां ली और उसके बाद इस केस के बारे में सोचने लगा, आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर एक दूसरा पुलिस ऑफिसर एक फाइल लेकर उस जगह पर आया। आते के साथ ही उसने मेरे से कहा, सर, दोनों केस की मेडिकल रिपोर्ट, मुझे लगता है कि आपको इसे देखना चाहिए। मैंने कहा कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, तुम ही मुझे बता दो इसमें आखिर लिखा क्या है, केस में कुछ मिला है क्या? इस पर उस ऑफिसर का जवाब था, सर, बात ये नहीं है कि हमें क्या मिला है, बात वो है कि हमें क्या नहीं मिला है। मैंने झट से कहा, पहेलियाँ बुझाना बंद करो और सीधे बताओ कि बात क्या है। सर, जो मर्डर कल हुआ था और जो मर्डर आज हुआ है उसमें एक बहुत बड़ी कॉमन चीज़ हुई है। मैंने झट से पूछा, क्या उन दोनों की मौत का असली कारण उन दोनों के शरीर में से दिल का निकाला जाना है? उन दोनों की ही छाती को फाड़ के उनमें से दिल को बाहर निकाल लिया गया। ये बात मैंने जैसे ही सुनी मेरा दिमाग एकदम से घूम गया और शायद ये सुनते के साथ ही मुझे समझ में भी आ गया था कि आखिर इस जगह पे हो क्या रहा है। मैंने फ़ौरन कहा, जल्दी जाकर ये रिपोर्ट सर को दिखा दो। मैंने फ़ौरन अपने ऑफिसर को ऑर्डर दिया, मुझे पिछले 1 साल की सारी पेरोल शीट चाहिए, किसको किस टाइम पर बेल मिली, मुझे सब देखना है। 1 घंटे के बाद सारी रिपोर्ट्स मेरी टेबल पर थी और इन रिपोर्ट्स को देखने के बाद मुझे सब कुछ समझ में आ चुका था। अब मैं आपको उस केस के बारे में बताता हूँ जिसके बारे में मैं शुरू में बात कर रहा था, जिस पर हम तीनों ऑफिसर्स ने एक साथ काम किया था। शहर में कई साल पहले जब मैं एक मर्डर स्पेशलिस्ट नहीं था, उस टाइम पर एक बहुत बड़ा ड्रग गैंग चलता था। उस ड्रग गैंग का शहर में बहुत ज़्यादा खौफ फैल चुका था। वो लोगों को इस तरीके से मारते कि उनके घर वाले भी उनको पहचानने से इनकार कर देते थे और इस सब का कारण था उनका लीडर। कभी भी किसी को भी उसका नाम नहीं पता चला, लेकिन उसके कारनामे पूरे देश में मशहूर थे। वो लोगों को टॉर्चर करने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। उसका काम ही था लोगों की आंखें निकाल लेना, उनके जिस्म से तरह तरह के अंगों को बाहर निकाल के उन्हें ही दिखाना और उन्हें बुरी तरीके से टॉर्चर करना। जो लोग उसे देखते सिर्फ उसका खौफ ही बता पाते। 6 फुट 2 इंच का एकदम राक्षस जैसे शरीर वाला इंसान, आंखों के नीचे काले गहरे गड्ढे और शायद उस टाइम पर शहर का सबसे खतरनाक इंसान और सबसे खतरनाक खूनी। वो लोग डीलिंग्स और ड्रग की करते थे, लेकिन उस बंदे को एक अलग ही चीज़ का नशा था। उसे नशा था लोगों को मरते हुए देखने का, उन्हें तड़पाने का। इसी केस को हमारी टीम को हैंडल करा गया ताकि हम लोग उन्हें पकड़ सकें। मैं आपको पूरी स्टोरी तो नहीं बताऊंगा कि हमने उन्हें कैसे पकड़ा, लेकिन हाँ, लगभग 7 महीने तक मेहनत करने के बाद हमने एक बहुत बड़े प्लान के साथ उसकी पूरी गैंग को पकड़ लिया। उस केस के लिए हमने कुछ आर्मी वालों की मदद ली थी।
मुझे खैर अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी थी कि मैंने अब उस शैतान को पकड़ लिया है और अब उसे उसके गुनाहों की सज़ा मिल जाएगी। यही सोच के हम सभी लोग कोर्ट पहुंच चुके थे। हम सबको यही लग रहा था कि उन सबको लाइफ टाइम की जेल होगी या फिर फांसी भी हो सकती है, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। सबसे पहले पुलिस वाले के मरने के ठीक 5 दिन पहले एविडेंस टेम्परिंग की वजह से उसे बेल मिल गई थी। उस जैसे खूनी के लिए अदालत में खाई कस्मों को भूलना बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं थी। बाहर निकलते के साथ ही उसने अपना बदला लेना शुरू कर दिया और इसी के क्रम में 2 ऑफिसर्स मारे जा चुके थे और तीसरा मैं जिंदा था। मैंने सारी बात अपने सर को बताई। उन्होंने फौरन कहा कि वो चाहते हैं कि मेरे घर के बाहर एक पेट्रोल कार खड़ी रहे, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं चाहता था कि उसे जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। इस बात पे सर ने मेरे से ज़्यादा बहस नहीं करी और काफ़ी ज़्यादा इसी बारे में सोचते सोचते मैं अपने घर चला गया। घर में आके मैं भी अपने कपड़े ही चेंज कर रहा था कि उसी टाइम पर घर के बाहर कुछ बेहद ही अजीब सी आवाज़ आना शुरू हो गई। मैं भी कुछ ही कदम आगे बढ़ाया होऊंगा और जो चीज़ मैंने देखी उसे देखते के साथ एक पल के लिए मैं उसी जगह पर जम गया। बाहर विंडो से मैंने देखा वही 6 फीट का किलर मेरे घर के सामने खड़ा था। मैंने बिल्कुल भी उसे देखने में गलती नहीं करी। वो वही था, अपने चेहरे पर वही भयानक सी मुस्कान लिए। मैंने फौरन पीछे से अपनी रिवॉल्वर उठाई और उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा। वो फौरन ही विंडो को तोड़कर घर के अंदर घुस गया और मैं उस पे गन पॉइंट करके खड़ा था। अभी भी वो सिर्फ घर के एक रूम के अंदर आया था और रूम के दूसरे कोने पे खड़ा था। मैंने फौरन से जाके उस गेट को बंद कर दिया इस सोच में कि मैं जल्दी से पुलिस को बुला लूँगा, लेकिन वो गेट पर बहुत ज़ोर से मारने लगा, इतनी ज़ोर से कि शायद वो उस गेट को तोड़ के मुझे मार ही डालता। मैंने अपनी गन को चलाने में बिल्कुल भी देरी नहीं करी और गेट के सामने ही खड़ा होके धड़ाधड़ अपनी रिवॉल्वर का एक पूरा राउंड फायर कर दिया। गेट मैंने इस उम्मीद में धीरे धीरे खोलना शुरू किया कि सामने उसकी लाश पड़ी होगी, लेकिन यहीं से इस कहानी का एक बहुत बड़ा मोड़ शुरू होता है। सामने वो ज़मीन पर बैठा हुआ था। जो मैं देख रहा था मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसकी खाल धीरे धीरे अब ब्राउन कलर की बदलने लगी थी। उसके शरीर पर बस छोटे छोटे से छेद थे जो कि उन गोलियों की वजह से हुए थे और उसे हल्का सा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी उंगलियों के नाखून बड़े होने लगे। टूटी खिड़की में से आती हुई चांद की रोशनी के सामने वो मेरे सामने ही एक मानव भेड़िया बन गया। जो मैं देख रहा था मेरे लिए उस पर यकीन कर पाना नामुमकिन था, लेकिन ये सब अब मेरे सामने था। उसने अपना मुंह आसमान की तरफ किया और एक बार जोर से घुर्राया और फिर हाउल किया। अब वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा था और मैं डर के मारे सीधा भागा और बाथरूम की साइड से होते हुए जैसे ही मैं जा रहा था मुझे याद आया कि मेरा सिलेंडर खराब था और वो बुरी तरीके से फटने की कगार पर था। मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया। मैं फौरन उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया और धीरे धीरे वो मानव भेड़िया मेरा पीछा करते हुए उसी जगह पर आने लगा। अब वो उस सिलेंडर से थोड़ी ही दूरी पर खड़ा था और मैं उसके ठीक सामने अपनी गन उस पर ताने हुए। अपने उसी मानव भेड़िया वाले रूप में ही उसने मेरे से एक बहुत ही भयानक आवाज में धीरे से कहा, अब खाने का समय है, जैसे तुम्हारे बाकी के साथियों को खाया। मुझे पता था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ और मैंने फौरन उसे एक बात कही, पहले नाश्ता करोगे? ये कहते के साथ ही मैंने गन का पॉइंट उससे हटाकर उस सिलेंडर पे कर दिया जिसके साइड में वो खड़ा था और फौरन मैंने उस सिलेंडर पर गोली मार दी। सिलेंडर जो कि इतने ज़्यादा खोलते हुए पानी से भरा हुआ था कि पूछिए ही मत, बहुत ज़ोर से फटा और वो सारा एकदम खौलता हुआ पानी उसके ऊपर गिर गया जिसका टेम्परेचर न जाने कितना होगा। उस मानव भेड़ी की चीख से मेरे कान मान लो फट ही जाते। उस पानी की कई सारी छींटें मेरे आगे तक भी आ रही थी, लेकिन मैं दीवार के पीछे छुप चुका था। अब जब मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा वो बुरी तरीके से जल चुका था। उसकी त्वचा बहुत ही बुरी तरीके से खराब हो गई थी और वो काफ़ी अजीब और डरावनी आवाज़ में घुर्रा रहा था। मैंने बिल्कुल वक्त ज़ाया ना करते हुए अपने किचन में गया और चाकू लेके आ गया।
उस चाकू को मैंने अनगिनत बार उसकी छाती पे मारा जब तक वो पूरी तरीके से मर नहीं गया। मुझे नहीं पता ये सब मैंने कैसे किया, ये मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई, लेकिन हाँ, मैं ये कर चुका था। इसके बाद उस जगह पर पुलिस आई और मैंने सारी बात अपने ऑफिसर्स को बता दी और जीता जागता सबूत उनके सामने पड़ा था, एक वेयरवुल्फ की लाश के रूप में। सीनियर्स से सख्त ऑर्डर्स आए कि इस केस के बारे में बाहर किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए और वेयरवुल्फ वाली बात तो गलती से ही बाहर लीक नहीं होनी चाहिए। हमने भी ऐसा ही किया। पुलिस की टीम ने खुद ही उसकी लाश को दफना दिया और इस पूरे इंसिडेंट को इसी बात का नाम दे दिया गया कि वो क्रिमिनल मुझे मारने के लिए मेरे घर आया और मेरा सिलेंडर फट गया, जिसके पानी की वजह से उसकी मौत हो गई। मेरी ज़िंदगी के कुछ बहुत ही अजीबोगरीब एक्सपीरियंस में से ये एक था। हो सकता है इसी क्रम में मैं आपको कोई और घटना भी बताऊं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की फर्स्ट स्टोरी। हम बढ़ते हैं आज की अपनी अगली कहानी की ओर। सुनसान अंधेरी रात, सड़क पर पसरा सन्नाटा और दूर से आती न जाने कुत्ते या फिर भेड़िए की भयानक सी आवाज। इसे और ज्यादा भयानक बनाने के लिए उल्लू तीतर तो है ही और साथ ही साथ चारों ओर सफेद धुंध जैसा सर्दी का मौसम। तभी उसके कानों में पीछे से एक पुरानी फिल्मों वाली आत्माओं की आवाज सी आती है। वो जोर से चिल्लाती है, बस भी करो करण, अब क्या कर रहे हो? सही में जान निकाल के मारोगे क्या? जानवी ने डर के मारे आंखें मीचते हुए कहा। रमन ने मजाक के अंदाज में कहा, क्या हुआ, मिस फिरे को डर लग रहा है क्या? रीता और माला रमन और करण को घूरे जा रही थी क्योंकि डर तो उन्हें भी लग रहा था। उनको देखकर ओम संभालते हुए बोला, छोड़ो अभी हॉरर स्टोरी, चलो अंताक्षरी या फिर कोई खेल खेलते हैं। ये 6 लोगों का ग्रुप जंगल में पिकनिक के लिए आए थे और एंजॉय करते करते शाम हो गई थी और इस खौफनाक कहानी का पात्र बनाने के लिए काम किया इनकी खराब हुई गाड़ी ने। सुबह के समय जो जंगल सुंदर, शांत और हरा भरा दिख रहा था, रात होने के बाद वो भयानक और खतरनाक लग रहा था। इस बात का अंदाजा अभी सबको नहीं था, लेकिन जल्द ही होने वाला था। अंताक्षरी यार बहुत पुराना गेम है, कुछ और खेलते हैं, क्यों ना ट्रूथ और डेयर? रमन ने एकदम अजीब तरीके से कहा, मुझे कोई गेम नहीं खेलना। एक तो पहले ही हम इस सुनसान जगह में फंस गए हैं और इन जनाब को गेमिंग सूझ रही है। माला ने रमन को लताड़ा और रीता जानवी को लेकर थोड़ी दूरी पर आग जलाकर अलाव सेकने लगी। जंगल में दिन में पारा कितना भी हो, रात को तापमान कम हो जाने से कपकपी तो महसूस जरूर होती है। टेंट और तंबू तो वो लोग लाए नहीं थे, इसीलिए अलाव से काम चल रहा था और सब घर से झूठ मूठ का बहाना बनाकर आए थे, तो घर से मदद तो मांगने से रहे। मजबूरन रात तो इसी जंगल में काटनी थी। यही सोचकर सब अपना अपना बिछोना बिछाकर तैयार हो रहे थे। अब जंगल में डबल बेड आएगा क्या रमन? यहीं कहीं ये चादर बिछा और सो जा, वरना दूंगा कान के नीचे। और हाँ, ध्यान से मुंह बंद करके सुना गर्ल्स, वो क्या है ना, ऐसी जगहों पर सांप वगैरह बहुत घूमते हैं, कहीं बिल समझकर अंदर ना घुस जाए, करण ने हंसते हुए कहा। करण की बात सुनकर तीनों लड़कियां डर डर एक दूसरे के पास को हो गईं। अभी रात के कोई 10 सवा 10 बजे होंगे। जानवी ने माला को उठाया। माला, मेरे साथ चलो ना। अब कहाँ चलना है? माला ने थके हुए स्वर में पूछा। चलना यार, इमरजेंसी है, टॉयलेट जाना मुझे। अच्छा ठीक है, चलो। माला ने खर्राटे लेते हुई रीता की तरफ देखा और कहा। दोनों गईं और कुछ देर बाद आ गईं, लेकिन जानवी थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। माला के पूछने पर उसने कहा, कुछ नहीं, और ऐसा कहकर जानवी बात को टाल गई। सभी लोग लगभग सो चुके थे। तभी जानवी को अपने पास किसी की सरसराहट महसूस हुई। उसने आंखें खोली तो उसे अलाव की रोशनी में सांप पास के पेड़ की बाम्बी पे जाता हुआ दिखाई दिया। बस फिर क्या था, जानवी इतनी जोर से चिल्लाई कि पास में सोई हुई रीता एकदम चीखते हुए उठी। क्या हुआ जानवी, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? सभी उसके पास आ गए और पूछने लगे। सांप। जानवी फिर से चीखते चीखते रोने लगी। बस करो यार, जंगल है, सांप और जंगली जानवर तो होंगे ना, ओम ने समझाते हुए कहा।
अब दोनों ग्रुप लड़के और लड़कियों के जो थोड़े थोड़े दूर थे पास आ गए। अब लगभग रात के 12 बज रहे थे। भेड़ियों और जंगली कुत्तों का रोना आरंभ हो गया था। उल्लुओं ने भी अपना काम चालू कर दिया था। हवा का रुख अब बदला बदला सा लग रहा था। चारों ओर हल्की कोहरे की चादर उस जंगल को ढक लेने की कोशिश कर रही थी। अब करण को वॉशरूम जाने की इच्छा हुई, जो कि पहले जानवी का मजाक उड़ा रहा था, लेकिन अब उसे खुद डर लग रहा था। उसने रमन को आवाज दी लेकिन वो नहीं उठा। फिर उसने ओम को उठाया तो नींद में ही हूं कर वो सो गया। क्या करूं, कंट्रोल तो हो ही नहीं रहा। सोचते हुए खुद ही उठा और पेड़ के पीछे चला गया। और उसने जैसे ही ऊपर देखा 8-10 इंसानों जैसी आकृतियां जिनकी कोई शक्ल नहीं थी, पैर लटकाए डाली पर बैठी थी और एक औरत ऊपर से नीचे रेंगते हुए आ रही थी। चेहरा लंबे बालों से ढका था और नाखून इतने बड़े और नुकीले कि धारदार पेड़ पर भी निशान बन गए थे। जीभ लगभग आधे फीट की, जो कि सांप की तरह फुकार रही थी। वो औरत तेजी से नीचे आई और कहने लगी, यहां आना मना है, पता नहीं है क्या। फिर तो करण ऐसा दौड़ा कि मानो उसे मैराथन में गोल्ड मेडल मिल जाएगा। उसने सभी को जगाया और आंखों देखा हाल बताया। रमन डर के मारे चिल्लाने लगा, सब मर जाएंगे हम, वो मार देंगे, मम्मी के पास भी जाना है यार, प्लीज मुझे बचा लो। अबे वो नौटंकी चुप कर। जब माँ का फोन आता है तब तो बोलता है मॉम आई एम बिजी, कॉल मी लेटर, कहकर कॉल काट देता है और अभी मम्मी के पास जाना है। ओम उसे डांटते हुए कहता है, अरे उसे छोड़ो, अगर करण जो कह रहा है वो सच है तो हमारा यहाँ रहना सही में खतरनाक हो सकता है। सभी उस पेड़ की ओर चल दिए जहाँ करण ने बताया था और करण सबके पीछे चल रहा था क्योंकि वो डरा हुआ था। अचानक करण के चीखने की आवाज आई। रमन ने टॉर्च ऑन करी तो सिर्फ इतना ही दिखा कि करण को कोई खींच कर ले जा रहा था। इसके बाद तो सभी भागने लगे और एक दूसरे से बिछड़कर जंगल में गुम गए। रीता और रमन साथ थे तो ओम, माला और जानवी भागते भागते उनसे बिछड़ गए थे। रीता तो रोने लगी, अब क्या होगा रमन, हम उनसे बिछड़ गए, हमारे पास तो कुछ है भी नहीं। पापा मैं कभी झूठ बोलकर नहीं जाऊंगी कहीं पर, प्लीज भगवान जी बचा लो। रीता रोना बंद करो, सब ठीक होगा, रमन हिम्मत देते हुए कहता है, लेकिन अंदर से तो वो खुद भी डरा हुआ था। तभी उन्हें माला दिखाई देती है। वो उसके पास जाते हैं और पूछते हैं, ओम और जानवी कहाँ हैं? तभी माला का रूप बदलने लगता है और उसकी चमड़ी पूरी काली पड़ जाती है। हाथ और मुंह पूरा का पूरा जला हुआ और मांस उसमें से लटकता हुआ। दांत बड़े होकर बाहर आ जाते हैं और अगले ही पल रमन की गर्दन एकदम से मरोड़ देती है वो और उसका खून पीने लगती है। रीता बेतहाशा खौफ के साथ भाग रही होती है कि तभी एक पेड़ से डाली उसके गले में जकड़ जाती है और उसी के साथ उसके प्राण भी समाप्त हो जाते हैं। इधर ओम, जानवी, माला बाकियों को ढूंढ रहे थे। तभी वो एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां कुछ पेड़ों के बीच हल्की सी रोशनी आ रही थी। पास जाकर देखा तो एक नायाब सा पत्थर था, लेकिन उस पत्थर से रोशनी उन तीनों के लिए आश्चर्य की बात थी। उसमें भी और ज्यादा हैरानी ये बात ये थी कि वो इस जंगल में अपने दोस्तों को खो चुके थे। जानवी ने वो पत्थर उठाया तो उससे और प्रकाश निकलने लगा। उन्होंने उसे रख लिया और अपने दोस्तों को ढूंढने लगे, जो कि शायद उनसे अब कभी भी नहीं मिलने वाले थे। वो चलते चलते जंगल से सड़क किनारे आ गए। तभी एक तेज रफ्तार कार ने माला को कुचल दिया। ओम और जानवी देखते ही रह गए और माला भी उस खौफनाक जंगल की बलि चढ़ गई। ओम और जानवी सड़क पर दौड़ने लगे। रात अंधेरी और सुनसान थी, कोई नहीं था जो कि उनकी मदद कर सकता था। तभी उन्हें सड़क के उस पार एक झोपड़ी दिखाई दी, मानो डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। वो दोनों वहां गए तो अंदर से नशे में धुत आदमी लड़खड़ाते हुए बाहर आया। ओम ने रोते हुए कहा, प्लीज हमारी मदद कीजिए, हमारे दोस्त हमसे अलग हो गए हैं। जंगल में क्यों आए थे? हाँ, जानते नहीं हो क्या, जंगल भूता है ये, उस आदमी ने कहा। और ये क्या तुम्हारे हाथ में चमकीला सा? जानवी के हाथ में वो मणि देखकर उस आदमी ने पूछा। ये जंगल से मिली थी हमें, जानवी ने डरते हुए कहा। कोई बात नहीं, आज रात यहीं सो जाओ, सुबह तुम्हारे दोस्तों को ढूंढेंगे। उसने
उस मणि को देखते हुए कहा। वो दोनों सो गए, लेकिन उन्हें क्या पता था जिस दिव्य मणि से वो जंगल के अदृश्य शैतान से तो बच गए थे, लेकिन इस संसार रूपी जंगल में लालच में धंसे हुए उस इंसान रूपी शैतान से कैसे बच सकते हैं। उस आदमी ने दोनों को सोते हुए ही मार दिया और उसी जंगल में गाड़ दिया जहां से वो बचकर आए थे। और नियति का खेल देखिए, आते वक्त उसे उसी पत्थर से ठोकर लगी और उसी वक्त वो नीचे गिरकर दिल के दौरे से मर गया। जंगल में फिर से हल्का हल्का कोहरा छाने लगा और बिल्कुल करण की कहानी की तरह ही जंगल बदलने लगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब भी करिएगा। और एक बात, वीडियोस अब कंटिन्यू आएंगे क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं। प्लीज़ ये वीडियो काफ़ी लंबे टाइम के बाद डाल रहा हूँ, तो हो सके तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक और नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय।